नमस्कार। वेलकम टू स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर बिहार पटना। नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग कक्षा 9 के पनोरमा पार्ट 1 इंग्लिश में चैप्टर 6 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही हमारे सामने शहनाई की आवाज़ आती है तो बिस्मिल्लाह खान का चेहरा बरबस ही हमारे सामने आ जाता है। आप लोग भी शादी में जाते होंगे तो एक शहनाई की आवाज़ आपने भी सुनी होगी और आपके कानों को भी वो धुन बहुत अच्छा लगता होगा। तो आगे हम लोग जानेंगे कि आखिर बिस्मिल्लाह खान कैसे इतनी शोहरत हासिल की, कैसे उन्होंने शहनाई को पूरे वर्ल्ड में फेमस किया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द ग्रेट शहनाई मास्टरो and the recipient of the highest civilian award, the Bharat Ratna 2001, was born on 21st March 1916 in a well-known family of musicians in Bihar. In spite of having travelled all over the world, he was exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remained for him the most wonderful towns of the world. He passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. तो हम लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि एक शहनाई मास्टरों भी जाने जाते हैं। आखिर शहनाई मास्टरों उन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि शहनाई को जिन्होंने शोहरत दिलाई वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। उनका जन्म 21 मार्च को डुमराव बिहार में हुआ था और उनके जो फैमिली वो सब म्यूजिशियंस थे। तो शुरू से ही म्यूजिशियन फैमिली में रहने के कारण उन पर म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक का बहुत अच्छा छाप था। आगे देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ऐसा कोई भी भारत का अवार्ड नहीं बचा जो उन्हें नहीं मिला हो। He awarded all the 3 Padams Award, Padam Shri, Padam Bhushan, Padam Vibhushan, और after all India's great civilian award भारत रत्न, जो कि उनको सबसे ऊपर की सीढ़ी पर रखा है। उनको 2 जगहों से बहुत प्यार था, पहला बनारस और दूसरा डुमराव। डुमराव चूँकि उनका जन्म स्थान था तो उन्हें उनसे बहुत प्रेम था, और बनारस में चूँकि वो गंगा नदी के किनारे हमेशा रियाज करते थे, जिसके कारण बनारस और गंगा नदी इनके लिए बहुत अहम स्थान रखता है। 21 अगस्त 2006 को इन्होंने हमसे विदा लिया जब ये 90 साल के थे, काफ़ी लंबी बीमारी के बाद। इसके बाद इन्हें एक दिन का भारतीय राष्ट्रीय शोक भी रखा गया था और सारे स्टेट ने इन्हें एक दिन का नेशनल मॉर्निंग रखा और स्टेट फ्यूनरल दिया। तो हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई को कैसे ऊपर तक पहुँचाए और कहाँ इनका जन्म हुआ था, कैसे बहुत सारी मुश्किलों को झेलते हुए, बहुत रियाज करते हुए ये आगे बढ़ते गए। तब आगे हम लोग जानेंगे कि आखिर शहनाई कैसे आया हमारे देश में, या इससे पहले भी कुछ और था, या आपने भी कुछ पढ़ा होगा शहनाई के बारे में, या इससे कुछ मिलता जुलता कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तब आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक चलते हैं, बढ़ते हैं आगे चैप्टर की ओर। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. The pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought it would one day be revived. दो एम्परर औरंगजेब जो थे, जो कि मुग़ल काल के शासक थे, आप लोग जानते होंगे, उन्होंने सबसे पहले अपने राज दरबार में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजवाया जिसका नाम था पुंगी। और पुंगी की जो आवाज़ थी वो बहुत श्रिल थी, बहुत कर्कश थी, और वो कानों को बहुत अनप्लीजेंट लगता था, आनंद नहीं देता था, जिसके कारण औरंगजेब ने उस पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। कुछ लोगों ने तो सोचा कि शायद पुंगी
औरंगजेब या फिर किसी के औरंगजेब के जाने के बाद फिर से बजेगी, लेकिन वो पूरे तरीके से प्रतिबंधित हो गई थी। फिर अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. तो औरंगजेब जो थे मुग़ल काल के शासक, उन्हें संगीत से बहुत प्रेम था और वो पुंगी बजवाया करते थे, लेकिन उन्हें पुंगी की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और फिर कुछ समय के बाद उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद क्वेश्चन का विषय हो गया कि आखिर कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रॉयल रेसिडेंस में बजाया जाए। तब एक नाई जो कि म्यूजिक में नवरत्न था, वो उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश की कि क्यों ना पुंगी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, चेंज किया जाए। तो उसने पुंगी से थोड़ा सा बड़ा और एक हॉलो नेचुरल पाइप लिया, जिसमें उसने 7 होल्स बनाए। 7 होल्स में उसने बजाए, कभी एक होल को बंद करता तो दूसरे को खोलता, कभी दूसरे को बंद करता तो तीसरे को खोलता। इससे अलग अलग तरीके का जो साउंड है वो उससे निकलने लगा और वो कानों को बहुत अच्छा लगने लगा। फिर आगे की स्टोरी को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्लेड ऑन इट, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a Nai barber, the instrument was named the Sehnai. तो हमने देखा कि किस तरीके से वह नाई ने एक हॉलो पाइप को लिया और उसमें 7 होल्स बनाए और उसको पूरे तन्मयता से बजाने की कोशिश की। कभी एक होल को बंद करता तो दूसरे को खोलता और कभी दूसरे को बंद करता तो तीसरे को खोलता है। इस तरीके से उसने 7 होल्स का यूज किया और उससे एक बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग, बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला आवाज़ निकला, जो कि सभी को बहुत पसंद आया। और चूँकि यह सबसे पहले शाह के चैम्बर यानी शाह के दरबार में बजाया गया था और इसे बजाने वाला था नाई, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सहनाई। तब आपसे अब कोई भी पूछेगा कि सहनाई की कहानी क्या है, तो आप अब आराम से उन्हें बता सकेंगे। आगे के प्रस्तुति के लिए आगे बढ़ते हैं। The sound of Sehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Sehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument on to the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो सबसे पहले साउंड जो था, सहनाई की जो आवाज़ थी, उसको बहुत ऑस्पिशियस माना गया, बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही मंत्र मुग्ध कर देने वाला माना गया, क्योंकि ये कानों को बहुत अच्छा लगने लगा। जब इसको शाह के कोर्ट में, शाह के दरबार में नाई के द्वारा बजाया गया तो ये मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument on to the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पास्ट में एक नौबत, एक ट्रेडिशनल ensemble होता था जिसमें 9 इंस्ट्रूमेंट्स को रखा जाता था रॉयल दरबार में। उस समय ये केवल टेम्पल्स, मंदिरों और शादियों में ही बजाया जाता था। खासकर नॉर्थ इंडिया में इसको बहुत शादियों में बजाने वाला यह सबसे प्यारा उपकरण था।
लेकिन इसको क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, क्योंकि उन्होंने ही इसको सबसे पहले पहचाना और उसकी इतने तरह के राग उन्होंने इसमें से निकाले जिससे कि कहा जाता है कि शहनाई से उतने राग निकालना बहुत मुश्किल होता, लेकिन उन्होंने वो सब काम किया, वो सब राग को उन्होंने निकाला। तो हमने देखा कि नौबत क्या होता है। ये एक म्यूजिकल इंसेम्बल होता है जिसमें 9 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे जाते थे। उसमें बहुत तरह, जैसे तबला हो गया, शहनाई, बांसुरी, इसी तरीके के 9 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे और उसी में एक शहनाई को फिर जगह दी गई और इसको क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाने में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का सबसे बड़ा हाथ रहा। इसीलिए वो सारे अवार्ड के विजेता भी रहे और पूरे दुनिया में उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला शहनाई वादक भी रहे। आगे बढ़ते हैं। As a 5-year-old boy, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaj. This happened 80 years ago and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तब वो एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे डुमराव बिहार में, और क्रमशः लगातार वो बिहारी जी टेम्पल था। बिहारी जी टेम्पल मतलब कृष्ण भगवान के मंदिर में वो भोजपुरी चैता गाते थे। और एक बार जब वहाँ पर कंपटीशन हुआ, प्रतियोगिता हुई, तो उसमें उन्हें सबसे बड़ा लड्डू 1.25 केजी का एक लड्डू उन्हें लोकल महाराज के द्वारा दिया गया। और ये जो घटना है ये 80 साल से भी पहले की थी। और वह जो छोटा बच्चा 5 साल का, जिसने कि केवल 5 साल की उम्र में 1.25 केजी का लड्डू जीता और 2001 में सबसे बड़ा भारत रत्न अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का, उसने वहाँ तक की यात्रा की। और ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी जितनी हम लोग इस पुस्तक में पढ़ रहे हैं। इस तक पहुँचने के लिए उन्हें बहुत रियाज करना पड़ा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद वो इस मंजिल तक पहुँच पाए। तो आपने देखा कि कैसे एक 5 साल का बच्चा कितने रियाज करते हुए, कितने मुश्किलों को पार करते हुए लोकल महाराज के द्वारा आयोजित बिहारी जी टेम्पल में भोजपुरी चैता गाते हैं और सबसे बड़ा अवार्ड जीतते हैं। क्योंकि 5 साल के बच्चे के लिए वो 1.25 केजी का लड्डू बहुत बड़ा अवार्ड था। और वहाँ से उनका जो सफ़र शुरू हुआ वो भारत रत्न पर भी जाकर ख़त्म नहीं हुआ, वो तो सबके दिलों में बसते हैं। तो जब भी उनकी आवाज़ शहनाई बजती है, जब भी उनकी शहनाई की आवाज़ हमारे कानों में आती है, हमें लगता है कि हाँ, हमारे जो दिमाग है वो एकदम मंत्र मुग्ध हो जाता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baks Khan was the Sahnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Baks and other paternal ancestors were also Sahnai player. तो 21 मार्च 1916 को वो छोटा बच्चा जो बिस्मिल्लाह खां के रूप में आया हमारे डुमराव बिहार में, उनका फैमिली म्यूजिशियंस से भरा हुआ था। उनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान शहनाई नवाज के तौर पर भोजपुर किंग कोर्ट में पदस्थापित थे। उनके पिता पैगंबर बख्श भी एक अच्छे म्यूजिशियंस थे और इसके अलावा जितने भी उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वो सब शहनाई बजाते थे, शहनाई की धुन हमेशा रियाज करते थे। 21 मार्च 1916 को जिस बच्चे का जन्म हुआ वो बच्चा
कितने कम 3 साल की उम्र से ही थोड़ा थोड़ा सीखते हुए वो अपने दादाजी के साथ यानी रसूल बख्श खान जो भोजपुर कोर्ट में शहनाई नवाज भी थे, उनके साथ जा कर के रियाज करके वो आगे तक पहुँचे थे। और उनके पिता पैगंबर बख्श वो भी उन्हें संगीत का रियाज करवाते थे। इसके बाद उन्हें बनारस ले जाया गया, जिसकी कहानी हम आगे जानते हैं। द यंग बॉय took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Sehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the Sehnai. Ali Baks would play the Sehnai and Bismillah would sit captivated for hours. तो ये जो यंग बॉय था, छोटा सा बच्चा था, वो केवल बहुत अर्ली अपने लाइफ में म्यूजिक को ले आए थे। जब वो 3 साल के थे तो उनकी माँ ने उन्हें बनारस उनके मामा के यहाँ लेके गए थे। उनके मामा अली बख्श विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाते थे और वहीं वो एम्प्लॉयड भी थे, वहाँ वो शहनाई बजाने का काम करते थे। और जब अली बख्श शहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह खान घंटों उनको देखते रहते थे और शायद कुछ सीखने की कोशिश करते थे। तो 3 साल की उम्र से ही जब वो बनारस अपने मैटरनल अंकल के घर यानी मामा के यहाँ गए, तब से वह शहनाई को सुन रहे थे, उसको अपना रहे थे, उसकी धुन को, और लगातार उस धुन को अपने कानों में बसा रहे थे ताकि उस धुन को वो बजा पाएँ। और एक दिन ऐसा हुआ कि उस धुन को सारे देश ही नहीं पूरे विदेश में लोग सुनते हैं और मंत्र मुग्ध होते हैं। आगे देखते हैं। स्लोली he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Sehnai. धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को बजाने का ज्ञान लेने लगे अपने मामा अली बख्श से। और सीखते सीखते वो इतने धुन में खो जाते थे कि उन्हें भी पता नहीं चलता था कि कितना समय बीत गया। वो अकेले में सुबह बहुत अर्ली सुबह से उठ करके और गंगा नदी के किनारे रियाज करना शुरू करते थे और उन्हें पता नहीं चलता था कि कितना समय बीत गया, लेकिन शहनाई पर से उनका ध्यान नहीं भटकता था। वो लगातार इस धुन में को बजाने में लगे रहते थे। बहुत अर्ली एज से उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की और ऐसे ऐसे राग उन्होंने बनाए गंगा नदी के तट पर, जिसे बजाना आसान नहीं था शहनाई के द्वारा, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि रियाज के कारण वो उस चीज़ को संभव कर पाए, उसको अपने अंदर बिठा पाए और उस संगीत को, उस शहनाई की आवाज़ को वो पूरे विश्व में फैला पाए। आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी तक आपने जो पढ़ा उससे कुछ संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग आगे करते हैं। Write T for true and F for false statements. Bismillah Khan belongs to a family of musicians from उत्तर प्रदेश। बिस्मिल्लाह खान का फैमिली क्या उत्तर प्रदेश से म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता था? तो बताइए बच्चों, क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान का जो शुरू वाला फैमिली था, जो उनकी फादर और ग्रैंडफादर थे, वो बिहार डुमराव से बिलोंग करते थे, इसीलिए ये क्वेश्चन फॉल्स होगा। आगे बढ़ते हैं।
Bismillah Khan's ancestors were also great शहनाई player. बिस्मिल्लाह खान के जो पूर्वज थे वो भी ग्रेट शहनाई प्लेयर थे, तो ये ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा गिव इंस्पिरेशन टू बिस्मिल्लाह टू क्रिएट राग्स। गंगा का जो बहता पानी था वो बिस्मिल्लाह को शहनाई से राग क्रिएट करने का, राग को उत्पन्न करने का इंस्पिरेशन देता था, उन्हें अंदर से अनुभूत करता था, तो ये ट्रू होगा। आगे देखते हैं। He learned शहनाई from his parent and grandfather. क्या उन्होंने शहनाई अपने पिता, माता पिता या ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी से सीखी थी? तो बच्चों इसका आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जो प्रथम विद्या थी वो अपने मैटरनल अंकल मामा से यानी कि बनारस में उनकी पढ़ाई शुरू हुई थी। आगे देखते हैं। Complete the sentences on the basis of the unit you have just studied. The pungi is a dash instrument. पुंगी किस तरह का इंस्ट्रूमेंट था? पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। आगे देखते हैं। The pungi became the generic name for dash noise maker. पुंगी किस तरह का शोर करने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था? रीडेड, जो कि सरगंडे का बना हुआ था, रीडेड। आगे देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच इज सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था जो पुंगी को मॉडिफाई किया, पुंगी को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चेंज किया, उसका नाम क्या पड़ा? शहनाई। आगे देखते हैं। डैश होल्स वेयर मेड ऑन द बॉडी ऑफ अ पाइप। और आपको ये पता होगा कि जो हॉलो पाइप लिया गया था उसमें कितने होल्स बनाए गए थे? 7 होल्स। आगे देखते हैं। डैश वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर किंग्स कोर्ट में शहनाई नवाज के तौर पर कौन पदस्थापित थे? रसूल बख्श खान, उनके ग्रैंडफादर। आगे देखते हैं। डैश वाज बिस्मिल्लाह ग्रैंडफादर। तो बिस्मिल्लाह खान के ग्रैंडफादर कौन थे? जैसा आपने अभी देखा कि उन्हें शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट भी कहा जाता है, यानी कि रसूल बख्श खान। आगे देखते हैं। बिस्मिल्लाह accompanied dash to the विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। आपने जैसा लेसन पढ़े तो उसमें आपने देखा कि बिस्मिल्लाह को सबसे पहले किसने विष्णु टेम्पल बनारस में लेके गए थे? उनके मैटरनल अंकल मामा यानी कि अली बख्श। आगे देखते हैं। बिस्मिल्लाह प्लेड एट द टेम्पल ऑफ डैश एट द बैंक्स ऑफ डैश एज अ यंग अप्रेंटिस। बिस्मिल्लाह ने सबसे पहले यानी कि बनारस में वो कौन से टेम्पल में शहनाई बजाई थी? तो बालाजी एंड मंगला मैया और गंगा रिवर के किनारे। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। हु बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। तो एम्परर औरंगजेब ने पुंगी पर बैंड लगाया था, क्योंकि पुंगी की जो आवाज़ थी वो बहुत श्रिल थी, बहुत शोरगुल करने वाली थी, वो कानों को जरा भी मंत्र मुग्ध करने वाली नहीं थी। आगे देखते हैं। What generic name did the पुंगी come to acquire? किस तरह का नाम जेनरिक नेम पुंगी का पड़ा? आंसर देखिए। द पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड द पुंगी, यानी कि पुंगी का को सरगंडे से नहीं दूसरे मेथड से उसको ठीक किया गया।
आगे बढ़ते हैं। हु रिवाइव्ड द पुंगी, पुंगी को रिवाइव्ड किसने किया, किसने उसका संशोधन किया? आंसर देखते हैं। द बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन रिवाइव्ड द पुंगी। बार्बर, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले शाह के दरबार में शहनाई बजाया गया था और बजाने वाले थे नाई, तो इसीलिए उसको शहनाई बोला गया। तो सबसे पहले पुंगी को मॉडिफाई भी किसने किया था? तो नाई ने किया था। इसीलिए इसका आंसर होगा द बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन रिवाइव द पुंगी। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द शहनाई प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले शहनाई को कहाँ बजाया गया था? आंसर देखते हैं। द शहनाई वॉज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द शाह चैम्बर, शाह के चैम्बर में सबसे पहले शहनाई बजाई गई थी। आगे का प्रश्न देखते हैं। हु प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, सबसे पहले पुंगी जो कि मॉडिफाई किया गया था उसको सबसे पहले किसने बजाया था और वो किस तरह का पुंगी से वो कैसे डिफरेंशिएट था, कैसे डिफरेंट था, भिन्न था? तो इसका आंसर देखते हैं। A barber of a family of professional musicians played the instrument for the first time, so different from the pungi. तो बार्बर जो थे उन्हें रॉयल पैलेस यानी कि रॉयल कोर्ट में जाने की अनुमति थी क्योंकि वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन के तौर पर रॉयल फैमिली में रॉयल पैलेस में रखे गए थे और सबसे पहले उन्होंने ही इस इंस्ट्रूमेंट को मॉडिफाई किया, चेंज किया, इसीलिए सबसे बार्बर ऑफ अ फैमिली इज़ अ करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ नौबत कॉल्ड, नौबत किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा द नौबत इज ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। नौबत बोला जाता है उसमें 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को रखा जाता है, उसी को नवरत्न भी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको नौबत बोलते हैं। आगे देखते हैं। हु ब्राउट द इंस्ट्रूमेंट शहनाई ऑन द क्लासिकल स्टेज, किसने शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाया था? तो इसका आंसर होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ब्राउट द इंस्ट्रूमेंट शहनाई ऑन द क्लासिकल स्टेज। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने उस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाया। नाई ने यानी कि बार्बर ने उसको मॉडिफाई किया, पुंगी को उसने उसको बजाया और उसको और ज़्यादा अच्छे राग निकाल करके, अच्छे राग, अलग अलग राग को व्यवस्थित करके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने उसको देश भर में पहुंचाया। आगे देखते हैं। विच स्पोर्ट डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में बिस्मिल्लाह खान कौन सा गेम, कौन सा खेल खेलते थे? तो इसका आंसर होगा गिल्ली डंडा। इन हिज चाइल्डहुड बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा जब वो 5 साल के थे तो उस समय वो तालाब के किनारे गिल्ली डंडा दोस्तों के साथ खेला करते थे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड ही प्ले द स्पोर्ट, वो खेल कहाँ खेला करते थे? तो इसका आंसर होगा ही प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। वो गिल्ली डंडा एक तालाब के किनारे खेला करते थे जो कि डुमराव बिहार में है। आगे का प्रश्न देखते हैं। वेयर डिड ही गो टू सिंग द भोजपुरी चैता, वो भोजपुरी चैता गाने के लिए कहाँ गए थे? तो इसका आंसर होगा ही वेंट टू बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। जब भी चैत का महीना होता था वहाँ पर एक भोजपुरी चैता का आयोजन होता था और उसमें उन्हें सबसे बड़ा प्राइज भी मिला था। सबसे बड़ा इनाम जो उनका पहला इनाम था 1.25 kg का एक लड्डू। आगे का प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया,
इसका आंसर देखते हैं। द भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो इस लेसन को जैसे आपने पढ़ा तो उसमें देखा कि कैसे छोटा सा बच्चा 3 साल का अपना म्यूजिक की दुनिया में कैसे रियाज करते करते भारत के सबसे बड़े अवार्ड भारत रत्न को उन्होंने कैसे पाया। उनका जो रियाज था वो बहुत गंगा जी के किनारे होता था और वहाँ पर वो बहुत अर्ली मॉर्निंग से वहाँ बैठ करके और घंटों रियाज करते थे और समय का भी उन्हें पता नहीं चलता था। और इनका श्रेय उनके मैटरनल अंकल यानी अली बख्श को जाता है, जिन्होंने उन्हें बनारस में शहनाई की शिक्षा दी और यहाँ तक उन्हें पहुँचाया। हु वाज बिस्मिल्लाहज फादर? बिस्मिल्लाह खान के फादर कौन थे? तो इसका आंसर देखते हैं। पैगंबर बख्श वाज बिस्मिल्लाहज फादर। आगे का प्रश्न देखते हैं। हु वाज बिस्मिल्लाहज मैटरनल अंकल? बिस्मिल्लाह खान के मामा कौन थे? अली बख्श वाज बिस्मिल्लाहज मैटरनल अंकल। तो बच्चों, जितना हम लोगों ने पढ़ा उससे संबंधित, उससे रिलेटेड आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया। आगे फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और फिर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।